नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में है एक बहुत ही अच्छे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई के समय हमें जिंक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर हम क्यों रोपाई के समय जिंक नहीं डालते हैं। जो किसान साथी जानते होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे किसान साथी ये गलती कर देते हैं। तो ये गलती अगर आपको नहीं पता है क्यों नहीं डालना चाहिए तो आज की वीडियो हमारी पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी और एक अच्छे विषय पर वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप आरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर हमें धान की रोपाई के समय जिंक खाद का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, धान की रोपाई के समय आप या तो डीएपी खाद का इस्तेमाल करते होंगे, या तो आप एनपीके डालते होंगे, या फिर कोई अन्य ऐसी खाद डालते होंगे। मतलब एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, 10-26-26 हो गया, एनपीके 12-32-16 हो गया। ऐसे तमाम तरह के एनपीके किसान साथियों आजकल मार्केट में आते हैं, बहुत दिन से भी आते हैं और कुछ नए भी आजकल मार्केट में आने लगे हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो भी खाद इसमें डालते हैं रोपाई के समय, और रोपाई के समय तो आपको ये खाद डालनी ही पड़ती है। किसान साथियों, रोपाई के समय हमें धान की फसल में फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा फोकस आपको जड़ों के विकास पे ही देना होता है। जब जड़ें सही से विकसित नहीं होंगी तो हमारा पौधा कैसे अच्छे से ग्रो करेगा, हमें अच्छे कल्ले कैसे मिलेंगे, हमें बाद में अच्छा उत्पादन कैसे मिलेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पर रोपाई के समय फास्फोरस वाली खाद किसी न किसी रूप में अवश्य डालते हैं, तो इसलिए आपको रोपाई के समय जिंक खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी आप रोपाई के समय या फिर कभी भी, ऐसा नहीं कि रोपाई के समय, कभी भी जब आप फास्फोरस के साथ में जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो एक नया तत्व बन जाता है। दोनों को मिलाने से एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट बोलते हैं। अब ये जो जिंक फास्फेट बना, एक ऐसा तत्व है जो अघुलनशील है, मतलब ये घुलने वाला नहीं है। आपके पौधे इसको ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। मतलब एक समझ लीजिए पत्थर के समान बेकार सा तत्व हो जाता है जो आपके पौधे कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको डीएपी खाद जब जो भी आप डालें, चाहे मतलब जिसमें भी फास्फोरस हो, उसके साथ में किसी भी अवस्था में आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो दोनों आपकी फास्फोरस भी बेकार हो जाती है। ऐसा नहीं कि हाँ वो बेकार नहीं होती है। जब भी आप डीएपी के साथ में जिंक मिलाते होंगे तो आपकी डीएपी बेकार हो जाती है, मतलब फास्फोरस बेकार हो जाता है, और आपका जिंक, ये दोनों तत्व बेकार हो जाते हैं। चाहे आप एनपीके के साथ मिलाते हो तो भी फास्फोरस बेकार हो जाता है। मतलब जब भी आप किसी भी रूप में मिलाएंगे ये दोनों खादें बेकार हो जाती हैं, अघुलनशील रूप में चली जाती हैं, जिससे आपके पौधे में ये तत्व नहीं मिल पाते हैं। आप ये सोचते होंगे कि हमने अच्छे से डीएपी सही मात्रा में डाली या फिर हमने एनपीके अच्छे से सही मात्रा में डाला, फिर भी हमारे पौधे को ये नहीं लगा, मतलब ये खाद नहीं लगी। आप सोचते होंगे कि हाँ हमें कोई अच्छी खाद नहीं मिली होगी, या फिर हमारी जो एक किस्म है वो अच्छी पैदावार नहीं देती है। ऐसा नहीं होता है। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और बाद में हमें उसका नुकसान पहुंच जाता है। तो हालांकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पहले से पता चल चुका है। बहुत सारी ऐसी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से आपको पता चल गया होगा। फिर भी ऐसे बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक किसान साथियों, जो यूरिया आती है, यूरिया के साथ भी आपको जिंक तो आपको डालना होता है। ऐसा नहीं कि जिंक नहीं डालना है, यूरिया तो हम जिंक के साथ डालते ही डालते हैं। लेकिन जो पोटाश आता है, पोटाश के साथ में यूरिया बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालना तो आपको है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पोटाश के साथ यूरिया खाद का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, करना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको मिला के एक साथ रखना नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े इलाके में, मतलब आप एक लंबे किसान भाई हैं, मतलब आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, आप ज़्यादा खेती करते हैं और ज़्यादा मात्रा में आपने धान या फिर कोई भी ऐसी फसल लगाई हुई जिसमें आप यूरिया और पोटाश डालने वाले हैं। अब आप क्या गलती करते हैं कि आपने सुबह ही पूरा खाद एक साथ मिला के रख दिया कि बाद में आपको मिलाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ, बहुत लंबे समय तक आपको यूरिया और पोटाश को भी एक साथ मिला के नहीं रखना होता है, नहीं तो इसमें भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है जो हम कर देते हैं। चलिए अब हम जिंक के बारे में जान लेते हैं। आखिर अगर हमें रोपाई के समय नहीं डालना चाहिए तो डालना कब चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि रोपाई के 2-4 दिन बाद आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रोपाई के समय या फिर आपने जब भी धान की फसल में फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल मिट्टी में किया हुआ है तो उसके ठीक 20 दिन तक, मतलब अगर आपने रोपाई के समय इस्तेमाल किया है तो 20 दिन तक किसी भी तरह से आपको, मतलब मिट्टी में आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसका छिड़काव जरूर कर सकते हैं, आप अपनी खड़ी फसल में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में आप नहीं दे सकते हैं जिंक। मिट्टी में देंगे तो आपका नुकसान होगा, आपको दोनों खादें नहीं मिल पाएंगी। किसान साथियों, जिंक डालने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है लगभग 25 से 30 दिन। जब आपकी धान की रोपाई के 25 से 30 दिन हो जाते हैं, जब हम यूरिया डालते हैं 25 से 30 दिन पे पहला सिंचाई करने के बाद, तब आपको जिंक खाद का इस्तेमाल उसी यूरिया खाद के साथ कर देना है।
30 से 40 kg यूरिया, कम दिन वाली किस्मों में 30 kg, देर से तैयार होती हैं उन वैरायटियों में 40 kg यूरिया, और साथ में 33% वाले जिंक आपको 5 किलोग्राम डाल देनी है, या फिर 21% वाली जो जिंक आती है इसकी आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम मात्रा डालनी है पर एकड़ तक। और जिंक यूरिया को एक साथ आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं आसानी से। और आप जब आप यूरिया और जिंक डालते हैं तो आप सल्फ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 90% वाला सल्फ़र आप 3 kg डाल सकते हैं। अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।